सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय यूपी उत्तराखंड। मैं हूं हिमांशु सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून में यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। जगह जगह गली मोहल्लों में सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। धूल मिट्टी से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। आईएसबीटी से लेकर रिस्पना पुल तक पहुंचने में लोगों को लंबा समय लग जाता है। गर्मियां शुरू होते ही लोग बिजली और पानी जैसी मूलभूत परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देने की बजाय देहरादून वासियों को फ्री इंटरनेट सेवा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आखिरकार देहरादून को स्मार्ट शहर जो बनाना है, देहरादून में 100 जगहों पर स्मार्ट पोल लगाने की योजना है। स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ राजेश कुमार ने स्मार्ट पोल परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन पोल के जरिए शहर रोशन तो होगा ही, साथ ही लोगों को फ्री इंटरनेट की सेवा भी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 23 स्मार्ट पोल लगा दिए गए हैं। ये स्मार्ट पोल राजपुर रोड, सिटी लाइंस, इंदिरा नगर कॉलोनी, एमडीडी रोड, FIRI, SBI बैंक मेन ब्रांच, शिमला बाईपास रोड, कोरोनेशन अस्पताल समेत 100 जगहों पर ये पोल लगाए जाने हैं। और हमारे साथ इस वक्त देहरादून से हमारी एसोसिएट एडिटर जुड़ रही हैं। उससे पहले हम ये खबर एक बार पूरी आपको फिर से बता दें। देहरादून में यातायात व्यवस्था इस वक्त खस्ता हाल है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा देने के लिए स्मार्ट पोल लगाए जा रहे हैं। वो पोल्स लगने हैं पूरे शहर में। उनमें से 23 पोल्स अभी लग गए हैं और बाकी 22 में ग्राउंड वर्क हो गया है। संबंधित डिपार्टमेंट से NOC प्राप्त हो गई है और जल्द हम लोग स्मार्ट पोल्स लगाने की कार्रवाई, वो 22 जगहों पे स्मार्ट पोल्स लगाने की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर देंगे और शेष जगहों पे उनकी फिजिबिलिटी हम लोग असेस करेंगे कि वहाँ पे ज़रूरी है या नहीं है और उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साथ में लेके उनकी आवश्यकता के अनुसार और पब्लिक की सुविधा के अनुसार हम लोग स्मार्ट पोल का काम करेंगे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। एक तरफ तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, स्मार्ट पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी दिक्कतें हैं कि यातायात सुगम हो, उसमें समय ज्यादा लग रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे इस विडंबना को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर देहरादून की बात करें तो इसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। काम शुरू हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कहीं सड़क खुदी है, कहीं नालियां खुदी हैं, तो वो प्रॉपर अभी ढंग से नहीं बन पाई हैं और उससे सीधे सीधे यातायात बाधित होता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो जिला प्रशासन है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो लगातार शहर को स्मार्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि CCTV के माध्यम से पूरे शहर को चप्पे चप्पे को कवर कर लिया गया है। हर एक कंट्रोल रूम में बैठकर आप पूरे शहर का जायजा ले सकते हैं, चाहे ट्रैफिक की बात करें या फिर मार्केट्स की बात करें या कहाँ कौन सी बात हो रही है, वो सारी जानकारी कंट्रोल रूम में मिल सकती है। उसी तर्ज पर अब स्मार्ट पोल भी लग रहे हैं। स्मार्ट पोल जहां लाइट देंगे वहीं वो इंटरनेट सुविधा भी देंगे। अपने आप में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जो आपने कहा कि बुनियादी जो अभी समस्याएं हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। एक कॉलोनी की समस्याएं खत्म होती हैं तो दूसरी कॉलोनी की अभी भी बरकरार है और लगातार लोग भी और विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसको एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। और अब तो आने वाले दिनों में खास तौर पर यातायात को लेकर दिक्कतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है और उत्तराखंड में हज़ारों लोगों की आमद पर डे होगी। और देहरादून से तो आप जानती हैं कि सभी लोग मसूरी जाते हैं। अभी वीकेंड पर यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई सड़कें खुदी भी हैं और उन पर काम नहीं हो पाया है। हालांकि जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाने चाहिए और लोगों को और पर्यटकों को कोई दिक्कत ना होने पाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अभी आने वाला जो वक्त है वो सैलानियों के आने का वक्त है और ऐसे में अगर समय रहते इन जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर नहीं की गई तो वाकई एक मुश्किल भरा वक्त आ सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि सीएम धामी के खिलाफ किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा, इस पर मंथन जारी है। 5 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं, जिसको आलाकमान को भेजा जाएगा। आलाकमान ही उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो खटीमा देख लेना, वही तो चेहरा था जो चुनाव हार गए। चंपावत खटीमा से लगा हुआ है, लोग जानते हैं कि खटीमा में कितना विकास किया। अरे वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ चेहरा। अगर आप फिर चंपावत में लाने का काम कर रहे हैं तो चंपावत की जनता भी भली भांति जानती है कि खटीमा का विकास नहीं हुआ तो चंपावत का कैसे होगा। तो जिस तरह भुवन कापड़ी ने खटीमा में रिजल्ट दिया, चंपावत में भी कांग्रेस का प्रत्याशी यही रिजल्ट देगा। और आगामी 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मुताबिक यात्रा मार्गों पर यात्रियों के अभी तक पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकार आधी अधूरी तैयारी के बीच 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इनके कई जल संस्थान, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग कई संयुक्त बैठक हुई आज तक। कहीं जरा बता दें कि कहाँ पर इनके स्वास्थ्य व्यवस्था। अब कह रहे हैं हम 300 कुछ डॉक्टर देंगे। अरे भाई, अब तो 4 धाम यात्रा शुरू 6 तारीख से होने वाली है। आपकी व्यवस्था न तो पेयजल की अच्छी है, न स्वास्थ्य की अच्छी है, न ट्रांसपोर्टेशन में। आप सड़क को देखेंगे, अगर एक बारिश हो जाए तो बाधित हो जाएगी सड़क। कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार तो जुमलों में पर चल रही है। और जो कहावत है कि जो मिले यूं तो करे क्यों, भाजपा को जब यूं ही मिल रहा है, जाति और धर्मों को बांट करके मिल रहा है वोट, तो वो काम क्यों करेंगे। दुर्भाग्य इस प्रदेश का भी और इस देश का भी है। और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी रीढ़ है, इसलिए सरकार ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस तो अनर्गल बयानबाजी करने की कांग्रेस को आदत है। कांग्रेस का तो कहना पहले से इस प्रकार का रहता है। देखिए, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने कहा लॉकडाउन क्यों लगा रहे। जब अनलॉक किया गया तो उन्होंने कहा अनलॉक क्यों कर रहे। तो कांग्रेस कंफ्यूज है, कंफ्यूज कांग्रेस है। कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रही है। धरातल में जाकर कांग्रेस को दिखना चाहिए। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब प्रतियोगिता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में बैडमिंटन खेला। इस प्रतियोगिता में 150 कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल से फिटनेस तो रहती ही है, साथ ही योग करने का भी अभ्यास हो जाता है। सचिवालय के द्वारा जो है एक टूर्नामेंट जो कि बैडमिंटन को लेकर आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड सचिवालय के लगभग 150 प्रतिभागियों ने, जो सचिवालय में लगातार काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस के बीच में काम करते हैं, आज थोड़ा सा जो है खेल के प्रति जो उनका रुझान है, तो उन्होंने बैडमिंटन से शुरुआत करी है। तो आज उस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मिला है और इस बात की बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है और निश्चित रूप से ये एक फिट रहने की एक मुहिम भी है और निश्चित रूप से खेल खेल में योगा की भी एक मुहिम है, जिसमें एक बड़ा संदेश जाता है। निश्चित रूप से जब ये तन से मन से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे तो सरकार द्वारा जो जिम्मेदारियां इनको मिली है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, उसको बेहतर कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता आज यहाँ पर आहूत हुई है, जिसका शुभारंभ किया है। उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता इस प्रकार की हमेशा होती रहे। और उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं राज्य में कुछ वन क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां प्राकृतिक जल स्रोत का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल का फायदा जंगलों की आग को बुझाने में किया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज की प्राकृतिक जलधाराओं को अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वाटर होल्स में बदल दिया है। ये वाटर होल्स गर्मी के दिनों में वन्य जीवों की प्यास तो बुझा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगलों की आग को बुझाने की जल आपूर्ति भी कर रहे हैं। कांसरो रेंज में 25 छोटे बड़े जलाशय तैयार कर लिए गए हैं। वन्य अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में वाटर होल्स में प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी इकट्ठा किया जाएगा। वन अधिकारियों के मुताबिक जब से ये वाटर होल्स बने हैं, तब से मानव और वन्य जीव संघर्ष में कमी आई है। रेंज के अंतर्गत हमारे द्वारा जो है 25 वाटर होल यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें निरंतर पानी की आपूर्ति की जा रही है। कुछ वाटर होलों में
प्राकृतिक पानी को जो हमारे नाले हैं उनसे उसका रिजर्वायर हमारा बनाया गया है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। वाटर होलों में निरंतर जो है वन्य प्राणियों का आवागमन बना हुआ है। हाथी आते हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अन्य वन्य प्राणी भी वहाँ पर आके पानी पी रहे हैं। और यदि अग्नि सुरक्षा को दृष्टिगत कहीं पर आग लगती है तो उसको बुझाने में भी हम लोग जो है इन वाटर होलों का उपयोग कर सकते हैं। इनसे पानी हम इनके रिजर्वायर से ले सकते हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वाटर होलों में पानी रहे, और हमारे जो ऐसे पक्के जो वाटर होल हैं उनको हम लोग टैंकर के माध्यम से उसमें हमें पानी डालने के लिए निदेशक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ पर्यावरण बचाने और नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 45,711 किलोमीटर की लंबी साइकिल यात्रा पर निकले नागपुर के दिलीप भरत मलिक का उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। 54 साल के दिलीप भरत अभी तक 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश होते हुए वो उत्तराखंड पहुंचे। उत्तरकाशी से वो बद्रीनाथ के लिए निकले हैं। इसके बाद वो मेघालय, नागालैंड, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली होते हुए नागपुर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी यात्रा का समापन होगा। दिलीप भरत ने देशवासियों से अपील की है कि उनके अभियान में सभी लोग सहयोग करें। दिलीप का मकसद साइकिल यात्रा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराना है। नागपुर से एक संदेश लेके चला है दिलीप भरत मलिक करके। 12 देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौ युवक को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। जिसमें कि दोस्तों, अगर आप अपने फिटनेस का अगर अच्छा ख्याल रखते हैं, शाम सवेरे योगा करके या कुछ पढ़ाई करके, तो आने वाले टाइम में आपकी देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, जिसमें कि आप इस बात को ध्यान देते हुए आप अपना भविष्य को सही सलामत उज्ज्वल रख सकते हैं। तो ऐसा संदेश लेके चला है हम 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग का, जिसमें कि नागपुर किया है, मुंबई, सूरत, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पठानकोट, जम्मू किया है, कटरा किया है, श्रीनगर हो गया है, सोनामार्ग हो गया है, कारगिल, नींबू। उसके बाद में हम लोग ने लेह किया है, लेह से फिर खरदुंगा किया है, खरदुंगा से उसी कुल्लू मनाली, मंडी, बिलासपुर के बाद शिमला है, शिमला से अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे बरगा करके जो गांव शहर है इसमें आके खड़े हुए हैं कि हमें अभी श्रीनगर के लिए निकलना था। तो हमने ये सोचे कि चलो इस उत्तराखंड की एक थोड़ी सी लोकेशन दे करके और कुछ सूचना दे करके एक उत्तराखंड का पब्लिक को इंडिया की पता चले। टिहरी डैम से प्रभावित रौलाकोट गांव के ग्रामीणों के विस्थापन का रास्ता साफ हो गया है। रौलाकोट गांव के 113 परिवारों को जिला प्रशासन ने लॉटरी के जरिए 113 आवासीय और 113 कृषि भूमि के प्लॉट आवंटित किए। प्लॉट मिलने के बाद 25 साल से विस्थापन की मांग कर रहे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के साथ ही जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपने विस्थापन की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग पूरी हो गई है। इसके लिए वो जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। पुनर्वास निदेशक ने कहा कि टीएचडीसी से धनराशि प्राप्त होते ही मई महीने में भूखंडों के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को पुश्तैनी जमीन के बदले ये जमीन दी जा रही है। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन विकास तेजी से हो रहा है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण जमीन को सदुपयोग में लाएं। हम सबसे पहले डीएम साहब को, जिलाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये हमारा सहयोग करा। फिर उसके बाद हम जितने भी हमारे पुनर्वास वाले डिपार्टमेंट के हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा ये मसला 30 साल से रुका हुआ था। अब हमारा ये मसला इन लोगों ने तुरंत ही सफल कर दिया।
वर्ष 2005 में टिहरी बांध झील का जल भराव शुरू हुआ था। उससे पहले पुनर्वास की नीति केवल टिहरी बांध डूब क्षेत्र तक सीमित थी और उसके बाद जो टिहरी झील भराव के कारण जो समीपवर्ती क्षेत्र थे, चाहे उसमें रौलाकोट है, नंदगांव है, ऐसे जो समीपवर्ती क्षेत्र थे उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और लगातार जनता जन संघर्ष करती आ रही थी। वर्तमान में उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही लोकप्रिय सरकार और जिसके अनुभवी और ईमानदार मंत्री अपने माननीय सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में इस विषय को भारत सरकार तक ले जाया गया और भारत सरकार से जो नगद प्रतिकर का निर्णय है वो जो पुराना निर्णय था 5 लाख को उसको बढ़ाकर 74 लाख रुपए किया गया, जो ऐतिहासिक निर्णय है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो रौलाकोट के परिवार हैं जिनको कई वर्षों पूर्व से जिनकी भूमि आवंटन की मांग चल रही थी, जिनके लिए भूमि का प्रबंध राज्य सरकार ने कई भूमियां टीआरडीसी से वापस लेकर उन भूमियों का आवंटन कराया। इसके लिए यहाँ के पुनर्वास निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भी बहुत अधिक मेहनत की और जिस ईमानदारी और पारदर्शिता से ये लॉटरी आज यहाँ पर संपन्न हो रही है उसके लिए मैं राज्य सरकार और यहाँ के पुनर्वास निदेशालय और यहाँ के जिला प्रशासन को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत संपार्श्विक क्षति से प्रभावित गांव रौलाकोट उसके 113 लोगों की लॉटरी निकाली जा रही है। इसमें जो पुनर्वास स्थल हैं वो प्रतीक नगर रायवाला है कृषि प्लॉट के लिए और रोशनाबाद है कृषि प्लॉट के लिए, और आवासीय श्यामपुर में, रोशनाबाद पथरी में और देहराकास और केदारपुरम में इनको अलॉट हो रहे हैं। ये विस्थापितों की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक कमेटी के माध्यम से समझौता हुआ था उसके तहत टीएचडीसी द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी। तो उसके तहत ही ये कार्रवाई चल रही है और पूर्णतः पारदर्शी ढंग से चल रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।